तो आज इसमें टॉपिक है विलेन, यानी कि विलेन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए पहले इसके लिए आप कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो अगर आप समांगी मिश्रण समझ लेंगे क्या होता है तो आपको ये पता हो जाएगा कि विलेन किसे कहते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है मिश्रण। तो याद रखिएगा, दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है मिश्रण। और मिश्रण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ये आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया है। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और इसके अलावा दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है मिश्रण, और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। तो जो समांगी मिश्रण होता है आप इसमें बता सकते हैं कि समांगी मिश्रण वह होता है जो हर जगह जो है जिसमें अवयवों का संगठन एक समान होता है, यानी कि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं उनका संगठन जो होता है वो सभी जगह पर समान होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी पात्र में जो है पानी लिया गया है और उस पानी में जो है नमक घोल दिया गया है, नमक यानी कि NaCl। तो इस पानी में जो है नमक घोल दिया गया है। जब नमक पूरी तरह से घुल जाएगा तो आप इस पानी को आप चाहे तो ऊपरी भाग से टेस्ट कीजिए या फिर बीच के भाग से टेस्ट कीजिए या फिर इसका निचला हिस्सा टेस्ट कीजिए, यानी कि सभी जगह पर इसका टेस्ट जो होगा वो समान होगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इस मिश्रण में जो संगठन है वो सभी जगह पर समान हो, अवयवों का जो संगठन होगा वो सभी जगह पर समान होगा। तो वो मिश्रण जो होता है वो समांगी होता है। तो आपको याद रखना है कि समांगी मिश्रण में सभी जगह पर अवयवों का संगठन जो होता है वो समान होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया गया, यानी कि अगर आप जल में NaCl को घोल देते हैं तो आप इसके किसी भी भाग को अगर टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट जो होगा वो एक समान होगा, यानी कि वो एक जैसा होता है। इसका संगठन जो होता है वो सभी जगह पर समान होता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। तो अब इसमें याद रखना है कि जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं विलेन। तो वही इसमें बताया गया है आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम लोग विलेन कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि विलेन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, जो कि अभी आपको बताया गया था कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो समान होता है, यानी कि सभी जगह पर एक जैसा होता है। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए है विलेय तथा विलायक। तो अब विलेय और विलायक के लिए ध्यान दीजिए। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था विलेन में कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बोलते हैं विलेन। तो अब विलेन बनाने के लिए अब इसमें ध्यान दीजिए आप, विलेन में दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी आपको इसमें बताया गया था कि इसमें जल दिया गया था और इस जल में आपने नमक यानी कि NaCl को घोला था। तो यहाँ पर ये जल था और इसमें आपने मिलाया है NaCl। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जल जो दिया गया था, तो जो पहले से दिया गया था यहाँ पर इसमें ये था विलायक, और जो इसमें मिलाया गया है वो हो जाएगा विलेय। यानी कि जल में आपने यहाँ पर NaCl को मिलाया था, यानी कि नमक को मिलाया था। तो जल में मिलाया था आपने, तो जल यहाँ पर विलायक है और NaCl जिसको आपने मिलाया है वो यहाँ पर विलेय है। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि विलेन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उससे विलायक कहते हैं और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो याद रखिएगा, विलेन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि विलायक और विलेय दो पदार्थों से मिलकर ये बनता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो अब इसमें बताया गया आपको जो घटक जो है अधिक मात्रा में होता है वो विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसे यहाँ पर विलेय कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि विलायक केवल एक ही होता है, लेकिन विलेय जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, विलायक केवल एक ही होता है लेकिन विलेय जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विलेन जो होता है वो दो घटकों यानी कि विलायक
और विलेय से मिलकर बनता है, और जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि विलेय तथा विलायक। और ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर ये सूत्र भी याद रखना है, तो इससे आपको कन्फर्म रहेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि विलयन बराबर विलेय और प्लस विलायक। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको आसानी होगी। यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। यानी कि विलयन में विलेय और विलायक दो चीज़ें उपस्थित होती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना कि विलायक एक ही होता है, लेकिन विलेय जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो वही यहाँ पर विलेय तथा विलायक में दिया गया था कि विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि विलयन जो होते हैं वो द्विअंगी और त्रिअंगी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप। तो अभी आपको इसमें बताया गया कि विलयन द्विअंगी और त्रिअंगी होते हैं। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, द्विअंगी से यहाँ पर तात्पर्य है जब दो पदार्थ मिलाए गए हों। यानी कि जैसे अभी आपको बताया गया था यहाँ पर NaCl मिलाया गया था जल में, तो NaCl H2O। तो यहाँ पर ये दो पदार्थों का मिश्रण है। यानी कि जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन। याद रखिएगा, जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन। और इसके अलावा दूसरा है त्रिअंगी विलयन। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, द्विअंगी और ये होता है त्रिअंगी। यानी कि जब पदार्थ यानी कि जो विलयन होता है अगर वो तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग चीनी भी मिला दें। यानी कि यहाँ पर पहले मिलाया गया था NaCl मिलाया गया था जल में यानी कि H2O, और इसमें अब चीनी भी मिला दी गई। तो यहाँ पर अब तीन पदार्थ हो गए इसमें। तो जब विलयन जो है तीन पदार्थों से मिलकर बनता है तो इसे बोलते हैं फिर त्रिअंगी विलयन। तो विलयन दो हो जाएंगे, एक द्विअंगी दूसरा त्रिअंगी। जब दो पदार्थों से मिलकर बना हो तो इसे द्विअंगी बोलेंगे, और जब तीन पदार्थों से मिलकर बना हो तो इसे त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। इसके बाद टॉपिक है विलयनों के प्रकार, यानी कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विलयनों को निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित किया गया। यानी कि विलयन जो है इसको दो आधारों पर बांटा गया है। तो पहला ध्यान दीजिए, इसमें अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी कि विलयन को पहले अवयवों की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला दिया गया है तनु और सांद्र विलयन। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें तनु और सांद्र विलयन क्या होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर आपके पास दो पात्र दिए गए हैं और दोनों पात्र में आपके पास 1 लीटर जल दिया गया है। यानी कि इन दोनों पात्रों में जो है 1 लीटर जल भरा गया है। इन दोनों में जल की मात्रा जो है वो समान है। यानी कि 1 लीटर इस पात्र में भी है और 1 लीटर इस पात्र में भी है। इसमें हम लोग 50 ग्राम जो है चीनी मिला रहे हैं इस वाले में, और इसमें जो है हम 100 ग्राम चीनी मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल की मात्रा दोनों में सेम थी, लेकिन चीनी की मात्रा एक में कम है और एक में अधिक है। तो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होगी वो विलयन गाढ़ा होगा, गाढ़ा यानी कि वो विलयन सांद्र होगा, और जिसमें चीनी की मात्रा कम होगी वो विलयन सांद्र नहीं होगा, यानी कि उसे हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। और अभी आपको ये भी बताया गया था कि जल में जब हम लोग जो पदार्थ मिला रहे हैं वो विलेय और जल यहाँ पर विलायक होता है। यानी कि जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वो विलायक और जिस घटक की मात्रा कम होती है वो विलेय। तो यहाँ पर जो हम लोग चीनी मिला रहे हैं ये विलेय है, और जो जल दिया गया आपको ये विलायक है। तो यहाँ पर ये विलायक और ये चीनी जो है वो विलेय है। तो इसमें आप बता सकते हैं, जब विलेय यानी कि विलेय कम सांद्र होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं तनु विलयन, और जब विलेय अधिक सांद्र होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। यानी कि इससे आप बताएंगे, जब विलयन के एकांक आयतन में जो विलेय है अगर उसकी सांद्रता कम है तो उसे हम लोग बोलते हैं तनु विलयन, और अगर एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक है तो उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। तो वही लिखा गया इसमें कि वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। यानी कि जिस विलयन के एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता जो है कम होती है वह
तन विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है वह सांद्र विलयन कहलाता है। तो याद रखिएगा, उस विलयन के एकांक आयतन में जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन के एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इसके बाद अगला है संतृप्त और असंतृप्त विलयन, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें है स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा, यानी कि जो विलेय है उसकी अधिकतम संभव मात्रा जो है वो घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके अलावा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो वह संतृप्त विलयन कहलाता है, और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। और मैं आपको एक ही पॉइंट कई बार इसलिए बता देता हूं ताकि आपको इसे रटना ना पड़े और आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद अगला है अति संतृप्त विलयन। तो इसमें दिया गया कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, याद रखिएगा, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा जो है वो संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये नाम से ही स्पष्ट है, इसमें लिखा है अति संतृप्त। तो आपको याद रखिएगा, अति का मतलब यहाँ पर अधिक से है, यहाँ पर अति संतृप्त विलयन। तो वही इसमें बताया गया है कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा जो है वो संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो थे वो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार थे। अब इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, यानी कि विलायकों की जो भौतिक प्रावस्था है उसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला दिया गया है गैसीय विलयन। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया था इसमें कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बनता है, यानी कि विलयन बराबर आपको बताया गया था यहाँ पर विलेय और प्लस में बताया गया था विलायक, ये आपको अभी बताया गया था, यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, यानी कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। इसके अलावा ये भी बताया गया था विलायक जो होता है इसमें वो केवल एक ही होता है, लेकिन विलेय जो होता है वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो विलायक दिया गया है, अगर विलायक गैस अवस्था में है तो याद रखिएगा, अगर विलायक जो है वो गैस अवस्था में है तो इसे हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन। यानी कि विलायक अगर गैस अवस्था में है तो इस विलयन को हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन। याद रखिएगा, तो आप बता सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है उसे हम लोग गैसीय विलयन कहते हैं। तो वही इसमें लिखा जाएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए, द्रव विलयन। तो इसके लिए भी ध्यान दीजिए, अभी आपको जो फार्मूला बताया गया था उसी प्रकार इसे भी समझ लीजिए। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, तो ये हो जाएगा विलयन। तो अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है द्रव विलयन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्रव विलयन में जो विलायक होता है, विलायक जो होगा वो किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। याद रखिएगा, विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा, लेकिन जो विलयन होता है, विलयन यहाँ पर द्रव या फिर ठोस या फिर गैस, इन तीनों में से जो है किसी भी अवस्था में हो सकता है। याद रखिएगा, द्रव विलयन में विलायक जो होता है वो सदैव द्रव अवस्था में होता है, लेकिन विलेय जो होता है वो द्रव, ठोस या फिर गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। अगर ऐसा है तो उस विलयन को हम लोग बोलते हैं द्रव विलयन। तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में विलायक में जो है
द्रव अवस्था में होता है, विलायक जो होता है आपका वो द्रव अवस्था में होता है। इसके अलावा विलेय जो होता है वो द्रव, ठोस या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो वही इसमें लिखा गया है द्रव विलयन में कि इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ द्रव, गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। तो आप इसे अगर इस सूत्र के अनुसार परिभाषा बनाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है लेकिन विलेय ठोस, द्रव या फिर गैस अवस्था में हो सकता है, ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। याद रखिएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक सदैव द्रव अवस्था में होता है लेकिन विलेय ठोस, द्रव या गैस में हो सकता है, ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। इसके बाद तीसरा है ठोस विलयन, यानी कि ठोस विलयन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा इसमें, यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण जो है वो आणविक या फिर परमाणुविक आकार में जो है किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि जो विलयन परिक्षिप्त हो रहा है वो ठोस, द्रव या फिर गैस कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसमें परिक्षिप्त होगा वो केवल ठोस पदार्थ ही होना चाहिए। तो वही इसमें बताया गया था कि यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या फिर परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। टॉपिक है इसमें विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसमें यह बताया गया है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में, या फिर आप ये बता सकते हैं कि विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान दीजिए विलयन में आपको बताया गया था कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय दो चीज़ों से मिलकर बनता है। विलयन विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जो विलयन होता है उसकी प्रति इकाई मात्रा में जो विलेय की मात्रा होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। याद रखिएगा कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा विलयन की जो सांद्रता है इसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको सभी विधियां जो है एग्जाम्पल के द्वारा बताई जाएंगी। तो अब ध्यान दीजिए इसमें पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो अब ध्यान दीजिए इसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता या फिर ध्यान दीजिए इसे लिखते हैं W/W प्रतिशत। याद रखिएगा यहाँ पर W/W का मतलब वेट बाई वेट। अब ध्यान दीजिए वेट बाई वेट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए पहले इसमें परिभाषा क्या दी गई इसकी, लिखा गया इसमें कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उससे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो अभी आपको बताया गया था विलयन की सांद्रता में कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा होती है उसे हम लोग विलयन की सांद्रता बोलते हैं। तो वही इसमें बताया गया कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यानी कि जो विलेय पदार्थ आपको मिलाना है उसकी ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उससे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले आप द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र, तो ध्यान दीजिए इससे हम लोग वेट बाई वेट प्रतिशत या फिर लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ध्यान दीजिए इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और इसके बाद यहाँ पर और बटे में होता है विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर याद रखिएगा विलेय और बटे में होता है विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान इस प्रकार, और गुणे में लिखते हैं इसमें 100 इतना।
तो ये यहाँ पर जो है द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको लिखते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत, यानी कि विलेय का द्रव्यमान और बटे में लिखा गया है विलयन का द्रव्यमान, इसलिए वेट बाई वेट प्रतिशत या फिर द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले, जैसे कि मान लीजिए कोई विलेय लिया गया है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 8 ग्राम विलेय। यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 ग्राम विलेय है और इस 8 ग्राम विलेय को जो है 80 ग्राम विलायक में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 ग्राम विलेय है जिसको 80 ग्राम विलायक में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो विलेय है वो भी आपको ग्राम में दिया गया है और जो विलायक है वो भी आपको यहाँ पर ग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों के द्रव्यमान दिए गए हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। याद रखिएगा, दोनों के यहाँ पर द्रव्यमान दिए गए हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। और इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन को अगर इसके आएंगे तो हल करते समय याद रखना है, अगर द्रव्यमान आप ग्राम में यूज कर रहे हो तो विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान जो होंगे वो ग्राम में यूज किए जाएंगे, और अगर आप विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में यूज करोगे तो विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो भी किलोग्राम में ही यूज किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों के द्रव्यमान जो होंगे वो मात्रक समान होने चाहिए। दोनों के मात्रक, अगर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में तो विलयन का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, अगर विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में तो विलयन का द्रव्यमान भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो आपको बताया गया था कि जो विलयन होता है वो विलयन हमेशा विलेय और विलायक दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि विलेय और प्लस विलायक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया था आपको 8 ग्राम विलेय को जो है 80 ग्राम विलायक में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका विलेय 8 ग्राम हो गया सीधे सीधे, लेकिन अगर हम लोग को विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिए जैसे यहाँ से हम लोग लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, तो जब विलेय का द्रव्यमान लिखा जाएगा तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा 8 ग्राम। इसके बाद आपको क्वेश्चन में जो सूत्र बताया गया था उसमें विलयन दिया गया था, तो अगर आपको यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान लिखना होगा तो विलयन का द्रव्यमान लिखते समय याद रखिएगा यहाँ पर विलेय प्लस विलायक दोनों के द्रव्यमान, यानी कि 8 और प्लस 80 बराबर मिला के हो जाएगा यहाँ पर 88 ग्राम। तो इस प्रकार आपको पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और जब ये दोनों द्रव्यमान इस प्रकार से ज्ञात हो जाएंगे तो आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इससे अब आप लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान यानी कि ये हो जाएगा 8 ग्राम, और इसके बाद यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान यानी कि 88 ग्राम इतना हो जाएगा, और फिर गुणे यहाँ पर 100 इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो प्रतिशत में आएगा। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल दिया गया कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 ग्राम NaCl को जो है 150 ग्राम जल में घोला गया है, और आपको बताया गया था कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, यानी कि NaCl यहाँ पर विलेय है और जल जो है वो विलायक है। तो यहाँ पर आपको इसमें ध्यान दीजिए, पहले विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, तो इससे आप लिखेंगे यहाँ पर विलेय यानी कि NaCl ये आपको दिया गया है, तो इसका द्रव्यमान, तो यहाँ पर हम लोगों को विलेय का जो द्रव्यमान दिया गया है उसका मान दिया गया है 15 ग्राम, तो ये इतना दिया गया है आपको, और इसके बाद 150 ग्राम जल, तो ये विलायक है यहाँ पर। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे विलायक, विलायक यानी कि जल, इसका द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसका द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है 150 ग्राम। तो यहाँ पर ये विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान दिया गया है। तो अब इसमें हम लोग पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है विलयन का द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको विलेय
और विलायक दोनों के द्रव्यमान को जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है विलेय का द्रव्यमान और इसके बाद प्लस विलायक का द्रव्यमान। याद रखिएगा, यहाँ पर आप हिंदी में इसे लिख सकते हैं पूरा विलायक का द्रव्यमान। बाकी मैंने यहाँ पे शार्ट में लिख दिया, इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान। यानी कि विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है आपको 15 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है आपको 150 ग्राम, इतना दिया गया है। जब आप इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 150 और 15 ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 165 ग्राम। तो ये मात्रा जो होगी वो विलयन की हो जाएगी। तो अब इसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र प्रयोग करेंगे जो अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर अब हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पर आपको लिखना है विलेय का द्रव्यमान और फिर बटे में इसमें हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा विलयन का द्रव्यमान इतना हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये इतना आएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है 15 ग्राम। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15 ग्राम बटी, यहाँ पर ध्यान दीजिए विलयन का द्रव्यमान, इसका मान हो जाएगा 165 ग्राम और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब इसको आप यहाँ पर भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 15 एकम 15, 15 से इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये 15 एकम 15 हो जाएगा। इसके बाद इसको भाग करेंगे तो 15 एकम 15 और फिर 15 एकम 15 इतना हो जाएगा और गुणे 100 ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोग 11 से 100 को भाग करेंगे तो 11 से 100 को भाग करने पर इसका मान आएगा 9.09%। तो ये जो होगा ये द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है आयतन प्रतिशतता। ये सेम उसी प्रकार से है जैसे अभी आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बताई गई थी, केवल उसमें जहाँ पर द्रव्यमान का प्रयोग किया गया था उसमें यहाँ पर आयतन का प्रयोग करना है। बाकी सेम उसी प्रकार से ये भी होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है आयतन प्रतिशतता। तो इससे हम लोग लिखते हैं V बाई V, यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत। तो ये हो जाएगा आयतन प्रतिशतता। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें केवल द्रव्यमान वहाँ पर यूज करते थे, इसमें आयतन यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, आयतन आप मिलीलीटर में भी यूज कर सकते हैं या फिर लीटर में। जैसे इसके पहले अभी आपको बताया गया था द्रव्यमान में कि आप ग्राम या फिर किलोग्राम यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें परिभाषा में ml यूज किया गया, यानी कि मिलीलीटर यूज किया गया। तो अब ध्यान दीजिए, दिया गया इसमें कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। याद रखिएगा, जो इसके पहले अभी आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बताया गया था, केवल उसमें ml की जगह पर ग्राम का यूज किया गया था। बाकी सेम उसी प्रकार से है, आपको एक परिभाषा याद करनी है और ये उसी प्रकार से आपको तैयार हो जाएगी। तो याद रखना कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो तो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग आयतन प्रतिशतता के लिए सूत्र लिखेंगे। तो आयतन प्रतिशतता को हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत या फिर आयतन प्रतिशत आप लिख सकते हैं इसे। तो ध्यान दीजिए, इसका जब सूत्र लिखेंगे तो आयतन प्रतिशत बराबर, यहाँ पर जब हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा विलेय का आयतन और बटी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इतना हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। ये सेम उसी प्रकार से है, वहाँ पर लिखा गया था विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पर आयतन प्रतिशत में हो जाएगा विलेय का आयतन और बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन। या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर दोनों आयतन दिए गए हैं, विलेय का भी आयतन दिया गया और विलयन का भी आयतन, इसलिए इसे लिखा गया है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत। तो ये इतना हो जाएगा। इसमें भी आपको याद रखना है, अगर आपने विलेय का आयतन ml में यूज किया है तो विलयन का आयतन भी आपको ml में यूज करना है। अगर आपने विलेय का आयतन लीटर में यूज किया है
तो विलयन का आयतन भी आपको लीटर में यूज करना है। बस आपको याद रखना है मात्रक जो होंगे दोनों के वो सेम होने चाहिए। तो अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है 25 ml एथेनॉल 200 ml जल में घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 25 ml एथेनॉल जो है वो 200 ml जल में घोला जाता है। तो यहाँ पर जो मात्रा कम होती है वो विलेय और जो मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाती है। यानी कि एथेनॉल यहाँ पर जो है वो विलेय होगा और जल जो होगा वो विलायक होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले आपको विलेय का आयतन दिया गया है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय। तो यहाँ पर विलेय जो दिया गया है आपको वो एथेनॉल दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एथेनॉल। तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये विलेय का आयतन हम लोगों को लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयतन। तो अब ध्यान दीजिए, आपको विलेय का जो आयतन दिया गया है उसका मान दिया गया है 25 ml, इतना दिया गया है। इसके अलावा विलायक यानी कि जल दिया गया है आपको यहाँ पर, तो विलायक का आयतन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक यानी कि जल, इसका आयतन प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो इसका आयतन जो आपको दिया गया वो दिया गया 200 ml। तो यहाँ पर ये 200 ml जो है वो जल का आयतन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसमें पहले विलयन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र आप प्रयोग करेंगे, विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन। तो यहाँ पर लिखा जाएगा विलायक का आयतन। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जब विलयन का आयतन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दिया गया विलेय का आयतन। विलेय का आयतन है 25 ml, तो यहाँ पर 25 ml और प्लस विलायक का आयतन। विलायक का आयतन आपको दिया गया है 200 ml। जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 200 और 25 मिल के हो जाएगा 225 ml। तो ये मात्रा जो आएगी ये विलयन का आयतन होगी। तो अब हम लोग इसमें आयतन प्रतिशत का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो अभी आपको बताया गया था सूत्र होता है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन यानी कि बट्टे में हो जाएगा विलयन का आयतन। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का आयतन और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, विलेय का आयतन यहाँ पर दिया गया है आपको 25 ml, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 और बट्टी विलयन का आयतन, इसका मान है 225, तो यहाँ पर हो जाएगा 225। बाकी ml दिया है तो ml दोनों का कैंसिल हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग 25 से कैंसिल कर दें तो 25 से कम 25 और 25 नवैया 225, यानी कि ये आ जाएगा 1/9 गुणे 100, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब 9 से हम लोग 100 को भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 11.11%। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आयतन प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी विधि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, या इसको बोलते हैं हम लोग W/V प्रतिशतता, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले अभी आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताया गया जिसमें आपको ग्राम में मात्रा जो है वो ग्राम में घुली होती थी। इसके बाद आपको आयतन प्रतिशतता बताई गई जिसमें आपको बताया गया ml मात्रा जो है वो ml में घुली होती है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए द्रव्यमान आयतन है, तो इसमें द्रव्यमान जो होगा वो ग्राम में और आयतन जो होगा वो ml में। तो वही इसमें बताया गया कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जब सूत्र प्रयोग करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता, या फिर द्रव्यमान ऑब्लिक
आयतन प्रतिशत। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम है, तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर हम लोग विलेय का द्रव्यमान यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, विलेय का द्रव्यमान और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा विलेय आयतन गुणे 100। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसके पहले जो आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताया गया था उसमें विलेय और विलयन दोनों का द्रव्यमान यूज किया गया था, और दूसरा आयतन प्रतिशत बताया गया था उसमें विलेय और विलयन दोनों का आयतन यूज किया गया था। इसमें यहाँ पर था द्रव्यमान आयतन, तो इसलिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन यूज किया गया है। तो अब इसका भी हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है 25 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया 25 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया। तो इस बार ध्यान दीजिए, जो 250 ml दिया गया है ये सीधे विलयन का आयतन आपको दे दिया गया है इसमें, और बाकी 25 ग्राम ये आपको विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, क्योंकि दिया है इसमें 25 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया है। तो यहाँ पर ये सीधे आपको विलयन का आयतन दिया हुआ है, और यहाँ पर 25 ग्राम जो है ये विलेय का द्रव्यमान है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, तो यहाँ पर आपको विलेय का द्रव्यमान जो दिया गया है वो 25 ग्राम दिया गया, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 25 ग्राम, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको सीधे यहाँ पर विलयन का आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन आपको यहाँ पर दिया गया है 250 ml, ये इतना दिया गया है। तो अब इसमें हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आपको बताया गया है, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। तो इसका सूत्र आपको बताया गया था विलेय का द्रव्यमान, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन। तो यहाँ पर लिखा गया है विलयन का आयतन और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया 25 ग्राम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ग्राम में दिया गया है आपको। इसके अलावा विलयन का आयतन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको यहाँ पर 250 ml, और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आप अगर इसको आप कैंसिल करते हैं 25 से, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, और यहाँ पर आ जाएगा 25 दहम्मा 250, और गुणे हो जाएगा 100, इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आप 10 से 100 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दहम्मा 100, यानी कि ये आ जाएगा 10%। तो ये यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, चौथी विधि है यहाँ पर अंश प्रति मिलियन, जिसे हम लोग बोलते हैं ppm, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन। याद रखिएगा, ppm का मतलब यहाँ पर पार्ट प्रति मिलियन। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। याद रखिएगा आपको कि 1 मिलियन जो है ग्राम, 1 मिलियन ग्राम विलयन में जो है उपस्थित विलेय की ग्राम में जो मात्रा होती है उसे हम लोग बोलते हैं ppm में सांद्रता। याद रखिएगा आप लोग, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में जो मात्रा होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं विलयन की ppm में सांद्रता। तो अब ध्यान दीजिए, इसका जो सूत्र होता है उसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं ppm, इसका मतलब पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्ट प्रति मिलियन में जब हम लोग सांद्रता यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र लिखा जाता है विलेय का द्रव्यमान। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है विलेय का द्रव्यमान, तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर बट्टे में लिखा जाएगा विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर अब हो जाएगा विलयन का
द्रव्यमान इस प्रकार से, और इसके बाद गुणे यहाँ पर लिखा जाता है 10 की घात 6 यानी कि 1 मिलियन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 10 लाख। तो इतना इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये ppm में सांद्रता होती है। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था एक द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसमें ध्यान दीजिए सेम इसी प्रकार था, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, लेकिन वहां पर गुणे में आपको 100 दिया गया था, 100 यानी कि 10 की घात 2, लेकिन इसमें 10 की घात 2 की जगह पे आपको दिया गया है 10 की घात 6। तो 10 की घात 2 का मतलब वहां पर प्रतिशत था, तो वहां पर हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किए थे, और यहाँ पर 10 की घात 6 यानी कि मिलियन है। तो इसीलिए यहाँ पर ppm यानी कि पार्ट प्रति मिलियन में से सांद्रता बोलते हैं। बाकी ये सेम उसी प्रकार है, याद रखिएगा, केवल द्रव्यमान प्रतिशत में 10 की घात 2 का यूज किया गया था, और ppm यानी कि अंश प्रति मिलियन में 10 की घात 6 का यूज किया गया है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम O2 यानी कि ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है। O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है, यानी कि 1 किलोग्राम में ये मात्रा आपको दी गई है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन की सांद्रता जो है यानी कि ppm में ज्ञात करनी है, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जो है वो समुद्री जल में घुली है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो समुद्री जल में घुली है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगी ये विलेय। तो यहाँ पर आपको लिखना है विलेय का द्रव्यमान। तो ये विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है, तो आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय जो है वो ऑक्सीजन है यानी कि O2। तो यहाँ पर आपको लिखना है विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान जो होगा वो हो जाएगा 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम। तो ये विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया था कि जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम का मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम है, सीधे याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो गैस है, जब ये जल में घुलेगी तो जल के द्रव्यमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रति किलोग्राम में घुली लिखा है, तो यहाँ पर ये विलयन जो होगा सीधे विलयन का द्रव्यमान आपको लिखना याद रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो गैस है और ये जल में घुलेगी तो उसके द्रव्यमान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये सीधे विलयन का द्रव्यमान लिखना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान देखिए यहाँ पर दिया गया था प्रति किलोग्राम, और प्रति किलोग्राम का मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम, और अगर इसे हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो ये इतना होगा। तो याद रखिएगा, इसके पहले जो आपको एग्जाम्पल दिए बताए गए थे उसमें हमेशा पहले विलेय का द्रव्यमान होता था, फिर विलायक का द्रव्यमान होता था, उसके बाद हम लोग विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करते थे। लेकिन इसमें याद रखना है आपको, ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलेगी तो उसके द्रव्यमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये सीधे विलयन का द्रव्यमान लिखा जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ये इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है ppm में सांद्रता। तो ppm में सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो सूत्र अभी आपको बताया गया है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान और बटे में हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 6। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान हम लोगों को दिया गया है 5.8 गुणे 10 की घात -3। तो ये मान अब हम लोग इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.8 गुणे 10 की घात -3, ये इतना हो जाएगा, और ये मान ग्राम में दिया गया है। इसके बाद विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ये हो जाएगा, और गुणे 10 की घात 6 इतना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राम से ग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 5.8 गुणे 10 की घात -3 इतना है। इसके बाद बटे में 1000 लिखा गया, 1000 का मतलब हो जाएगा 10 की घात 3। ध्यान दीजिए, 1000 का मतलब 10 की घात 3, और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 6 इतना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे हम लोग 5.8 गुणे 10 की घात -3 गुणे
यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस में दिया गया है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की घात -3 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 6, तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 5.8 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए ये -6 और यहाँ पर ये दिया गया आपको +6, यानी कि ये दोनों यहाँ पर 6 और 6 कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 0 और 10 की घात 0 का मान 1 होता है और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5.8 ppm, तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि ppm में सांद्रता आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।